हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग पहचान और जनसंचार के विषय में अध्ययन करेंगे। लिंग पहचान का मतलब ये होता है कि स्त्री पुरुष की पहचान किस रूपों में की जाती है, किस तरह से की जाती है, किन व्यवहार, किन गतिविधियों, किन स्वरूपों के आधार पर की जाती है, उसको कहेंगे लिंग पहचान। और जनसंचार का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या कहलाता है? जनसंचार का, यानी सूचनाओं का जनता में फैलाना जनसंचार कहलाता है। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। लिंग पहचान और जनसंचार का क्या तात्पर्य है कि स्त्री पुरुष के पहचान के आधार पर, उनके विभिन्न क्रियाकलाप गतिविधियों के आधार पर जो स्त्री पुरुष का लोग निर्धारण करते हैं, उसके संदर्भ में समाज में कैसी सूचना जाती है, क्या संदेश जाता है, क्या व्यवहार जाता है, क्या सीख मिलती है, क्या चर्चा का विषय बनता है, क्या सामाजिक, व्यवहारिक, राजनैतिक, आर्थिक मुद्दे बनते हैं जो स्त्री पुरुष के आधार पर होने के कारण से ऐसा होते हैं, उन सबको जो है मिला करके इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। यानी स्त्री पुरुषों के पहचान के आधार पर जनसंचार के माध्यम द्वारा, यानी सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों द्वारा स्त्री पुरुष के आधार पर क्या संदेश, क्या सूचना, क्या बात विचार जाता है, वही ये टॉपिक है। इसके विषय में ही हम लोगों को अध्ययन करना। तो फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मात्र पढ़ेंगे लिंग पहचान, यानी स्त्री पुरुष की पहचान कैसे होती है, किन आधारों पर की जाती है, या इनको किस तरह से हम लोग एक समाज के तौर पर देखते हैं। अगर हम बात करें तो स्त्री पुरुष की जो पहचान है, वास्तव में कोई भी व्यक्ति की पहचान उसका कर्म कराता है। रूप या शरीर उसका सिर्फ माध्यम है। शरीर क्या है? एक माध्यम है। यदि हम वास्तविक पहचान की बात करें तो जिस व्यक्ति का कर्म जिस रूप में होगा वैसा ही उसका रूप माना जाता है। वास्तविक तक तो बात यही है। परंतु अगर हम बात करें सामान्य दृष्टिकोण से तो स्त्री पुरुष की पहचान के रूप में अनेक तरीके हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं, अनेक प्रारूप हैं जिसके आधार पर हम स्त्री पुरुष की पहचान करते हैं। पहला है उसमें प्राकृतिक कारण, यानी प्रकृति की ओर से ही ये बनावट होती है। स्त्रियों की बनावट, पुरुषों की बनावट अलग अलग होती है। प्रकृति ही ये जो है पहचान के रूप में देती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो पुरुषों की जो शारीरिक रचना होती है, उनका गठन, उनका हाव भाव, उनका संवेग अलग होता है। उनका रुआब, उनके चेहरे का हाव भाव, अंग उपांग उनके अलग होते हैं। महिलाओं के अंग उपांग, उनका हाव भाव थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक दृष्टिकोण से, महिलाओं में शोभा, सुंदरता ज़्यादा होती है और पुरुषों में ये थोड़ा कम होती है। एक प्रकार से हम बात करें तो पुरुषों का जो शारीरिक संरचना अलग होता है और स्त्रियों का शारीरिक संरचना अलग होता है। यह पहचान प्राकृतिक रूप से जन्म से ही कर ली जाती है। आगे आप संकेत समझ ही गए होंगे उसमें क्या बोलना, क्या बताना। अगला दूसरा है परिधान। अगर हम महिलाओं की परिधान की बात करें या महिलाओं की परिधान की बात करें, यानी उनके कपड़े लत्ते की बात करें, वेशभूषा की बात करें, तो उनको जो है जैसे सलवार सूट है, साड़ी है, ब्लाउज है, ये सब जितने परिधान हैं महिलाओं से संबंधित है। उसी तरह से उनके जो है अन्य सब परिधान काफ़ी आते हैं जो उनके पहनने में। उसी तरह से पुरुषों के परिधान की बात करें तो पैंट शर्ट, टी शर्ट, पैजामा, हाफ पैंट, ये सब पुरुषों से संबंधित परिधान है। तो यानी उनके वेशभूषा के भी आधार पर हम लोग स्त्री पुरुष का पहचान कर सकते हैं या होती है। कभी कभी व्यवहार में ये भी पाया जाता है कि धोखा भी होता है कि अगर कोई लड़की पुरुष का ड्रेस पहनी है तो उसको पहचानने में दिक्कत होती है, या गलत कभी कभी व्यवहार भी हो जाता है अनजाने में। ऐसा जानबूझ करके नहीं, फिर भी शारीरिक बनावट भिन्न होने के कारण से भी परिधान के आधार पर ज़्यादातर स्त्री पुरुष की पहचान हो जाती है। तीसरा है बोली। जैसे महिलाओं की जो बोली होती है मीठी होती है, पतली होती है, ज़्यादातर सुरीली आवाज़ की होती हैं, ऐसा ज़्यादातर पाया गया। औसतन अगर बात करें, पुरुषों का बोली थोड़ा भारी होता है, थोड़ा आक्रामक भी होता है,
बोली में जो है थोड़ा सा महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थोड़ा भिन्न पाया जाता है। तो ये बोली के भी आधार पर स्त्री पुरुष की पहचान होती है। चौथा है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का तात्पर्य है कि महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है ज़्यादातर परिवार से ही सीमित रहता है, या उनका जो कार्य का क्षेत्र होता है ज़्यादातर मुलायम काम या हल्के काम किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और पुरुषों द्वारा थोड़ा भारी काम, बोझा ढोना या अन्य भारी कार्य या अत्यधिक जिम्मेदारी उठाना, ऐसे जो कार्य हो जो पुरुषों और महिलाओं के अंदर भेदभाव के दृष्टिकोण से पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसके आधार पर पहचान होती है। इसी तरह से व्यवसाय है, जैसे शिक्षा है, सौंदर्य संबंधी व्यवसाय है, ब्यूटी पार्लर है और शिक्षा है। उसी तरह से बैंक का काम है, यानी व्यावसायिक क्षेत्रों में भी महिलाएं जो है उनके व्यवसाय का अपना अलग ढंग और अलग पसंद होती है, पुरुषों के व्यवसाय का अलग पसंद होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो स्त्री पुरुष की पहचान शिक्षा के भी आधार पर की जाती है। ज़्यादातर जो है साइंस वाले बच्चे मैथ, फिजिक्स पढ़ना, रीजनिंग वाली बातें पढ़ना, ये सब पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, और महिलाओं में जैसे गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, यानी जो सरल सब्जेक्ट है महिलाएं पढ़ती हैं, या इसके चुनाव में भी ऐसा भेदभाव पाया गया है। यहाँ औसतन बात है। ये अलग बात है कि प्राकृतिक रूप से बुद्धि का कोई भेदभाव नहीं किया, सब में बुद्धि समान होती है, परंतु व्यवहार में शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस से संबंधित चीज़ें पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, और अन्य क्षेत्रों में महिलाएँ, अन्य विषयों में महिलाएँ या बच्चियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसके आधार पर भी हम औसतन एक पहचान कर सकते हैं, समझ। उसी तरह से श्रम विभाजन, जो कठोर कार्य है, जो भारी कार्य है, जो कठोर कार्य है वो महिलाएं पुरुष करता है, जो मुलायम कार्य, हल्का कार्य महिलाएं करती है। उसी तरह से श्रम विभाजन के अंतर्गत परिवार में पारिवारिक काम, जितना घरेलू स्तर पे काम होता है ज़्यादातर पुरुष काम करता है, क्योंकि वह महिलाएं घरेलू कार्य को संभालने में प्रवीण होती हैं। और वहीं सामाजिक स्तर पर कार्य, सामाजिक स्तर पर संगठन बनाना, सामाजिक नेतृत्व करना या सामाजिक बाहरी, यानी घर से बाहरी जो कार्य है वो ज़्यादातर पुरुष करते हैं। इसके आधार पर भी स्त्री पुरुष का विभाजन देखने को मिलता है। सेवा की बात करें तो महिलाएँ सबसे ज़्यादा सेवा करती हैं, और सेवा बहुत ज़्यादा महिलाएं करती हैं। तो सेवा का जो ज़्यादा करता है निश्चित रूप से वो महिला होगा, और जो सेवा थोड़ा कम करता है या कठोर सेवा करता है, कठोर सेवा का मतलब ज़्यादा उस सेवा का थोड़ा सा भाग दौड़ या बाहरी व्यापार इत्यादि, सर्विस इत्यादि के माध्यम से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पुरुष ही मिलते हैं। तो सेवा के भी आधार पर स्त्री पुरुष का भेदभाव देखा जाता है। संयम की अगर हम बात करें, आत्मनियंत्रण की बात करें, तो महिलाएं अपने आप में आत्मनियंत्रित बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने आप में सहनशीलता उनके अंदर ज़्यादा होता है। उनके अंदर किसी चीज़ को जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से भले ही वो अपने को कष्ट महसूस करें, लेकिन उनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, पुरुषों में सहन शक्ति कम होती है। हालांकि ये दोनों चीज़ें मानसिक क्षमता या मानसिक विकास के स्वरूप पर निर्भर करता है, फिर भी सामान्य रूप से सहन शक्ति महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में थोड़ा कम होती है। तो इस आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं, स्त्री पुरुष को पहचान सकते हैं। उसी तरह से संगीत कला की बात करें तो महिलाएँ नाचना, गाना, संगीत कला, चित्रकला इत्यादि महिलाओं ज़्यादा पसंद करती हैं। पुरुष थोड़ा सा इसमें गाने में ज़्यादा पसंद करता है, नाचना थोड़ा कम पसंद करता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि संगीत और कला, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे पेंटिंग हो, इत्यादि गतिविधियों में महिलाओं का रुझान ज़्यादा होता है, पुरुषों का रुझान थोड़ा कम होता है। यानी संगीत और कला के आधार पर भी हम स्त्री पुरुषों में भी भेदभाव देख सकते हैं। अगला है सौंदर्य। सुंदरता की अगर बात की जाए तो महिलाओं को सुंदरता, श्रृंगार करना या सुंदर व्यवहार करना, साफ सफाई करना इत्यादि ज़्यादा पसंद होता है। पुरुषों में थोड़ा ये सौंदर्य वाला प्रवृत्ति कम होता है या औसतन कम पाया जाता है। बहुत कम ही ऐसे पुरुष होंगे जो महिलाओं की तरह से हमेशा अप टू डेट बने रहेंगे, ऐसा पुरुष थोड़ा कम पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर भी हम स्त्री पुरुष का पहचान कर सकते हैं। अगला है धर्म और नैतिकता। धर्म की बात करें तो महिलाओं का जीवन इतना विचित्र और इतना सहनशील, इतना जिम्मेदारी और इतना घरेलू स्तर पर इतना केंद्रित होता है कि उनके अंदर जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा विवस्था में या दुख में भी बढ़ती जाती है। तो महिलाओं में धर्म और नैतिकता यानी आध्यात्मिक चीज़ों पर विश्वास, भगवान पर विश्वास इत्यादि की प्रवृत्ति पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इस धर्म और नैतिकता, नियम की बातें करना घरेलू स्तर पर या व्यवहारिक स्तर पर, धर्म पूजा पाठ की बातें करना, ये सब महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में थोड़ा कम पाया जाता है। पाया तो दोनों में जाता है, लेकिन इस आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं सामूहिक रूप से। यही कारण है कि भारत में जितना कठोर व्रत है सब महिलाएं करती हैं। पुरुषों के लिए भी करती हैं, अपने लिए भी करती हैं। अपने लिए तो कोई विशेष व्रत नहीं है, ज़्यादातर तो पुरुषों के लिए ही, लेकिन महिलाएं ही करती। तो इस आधार पर भी हम
संस्कृति के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की पहचान कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम समाज की बात करें तो समाज के अंदर अगर हम देखा जाए तो आज भी समाज के अंदर पुरुषों का ही ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। राजनीति में, नियंत्रण में, शासन करने में, व्यवहार प्रदर्शित करने में, अनुशासन लागू करने में, वर्चस्व स्थापित करने में समाज में पुरुषों का ही ज़्यादा वर्चस्व होता है। महिलाओं का भी होता है, लेकिन इनकी संख्या या इनका दृष्टिकोण, इनका इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप कम ही होता है। तो इस समाज के भी आधार पर स्त्री पुरुष को हम पहचान सकते हैं। जैसे सामूहिक पंचायत करना पुरुषों ज़्यादा करते हैं, महिलाएं कम करती हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि समाज के जितने भी नियम, कानून, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज हैं, उनके प्रति जो है पुरुषों का थोड़ा हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, महिलाओं का हस्तक्षेप कम होता है। इस आधार पर भी हम स्त्री पुरुष के व्यवहार, दृष्टिकोण, समर्थन, जनमत इत्यादि के आधार पर भी हम स्त्री पुरुष में भेदभाव कर सकते हैं। आगे है परिवार। परिवार का मुख्य जो है पहचान स्त्री है। जहाँ स्त्री है उसी जगह परिवार है। जहाँ स्त्रियाँ नहीं है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, तो जहाँ स्त्रियाँ हैं उसी जगह परिवार है। जहाँ स्त्रियाँ नहीं वहाँ परिवार नहीं। अर्थात परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु महिलाएँ हैं। तो यानी कहने का मतलब, तो परिवार के आधार पर भी हम स्त्री पुरुष का पहचान कर सकते हैं। और परिवार का वाह कार्य, वाह सुरक्षा प्रदान करना, जिम्मेदारी देना इत्यादि संबंधी कार्य पुरुष करता है। और महिलाओं द्वारा परिवार के अंतर्गत सेवा, देखरेख, साफ सफाई, सुरक्षा इत्यादि कार्य घरेलू स्तर पर महिलाओं द्वारा, सामाजिक स्तर पर पुरुषों द्वारा। तो ये पारिवारिक क्रियाकलाप गतिविधियों के भी आधार पर हम स्त्री पुरुष का अलग अलग पहचान कर सकते हैं। उसी तरह से संबंध की अगर हम बात करें तो याद रखिए, संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर भी हम जो है उसका जो है हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, यानी पहचान कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो संबंध हैं स्त्री पुरुष के सहमति से ही संबंध होते हैं या विवाह होते हैं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें विवाह के माध्यम से जो संबंध बनते हैं तो ज़्यादातर क्या है, कन्या ही दी जाती है, पुरुष उसको ग्रहण करता है। तो जो विवाह के माध्यम से जो दूसरे घर पहुंचेगा वो स्त्री होगा, जिसके घर जो आएगा वो, जिसके घर आया है वो पुरुष होगा। तो संबंधों के भी आधार पर हम स्त्री पुरुष का एक प्रकार से व्यवहारिक भूमिका या उसके स्वरूप का हम पहचान कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्त्री पुरुष की जो ये पहचान है विभिन्न क्रियाकलापों, बोली, भाव, स्वरूप इत्यादि के आधार पर यह क्या करते हैं, एक समाज में संदेश देते हैं। एक समाज में क्या देते हैं, संदेश देते हैं। और एक और बात करें हम, जैसे समाज स्तर पर जैसे आंदोलन भी होते हैं, क्रांतियाँ भी होती हैं, परिवर्तन भी होते हैं, कभी कभी विशेष स्थिति में अन्य देशों से स्वतंत्रता इत्यादि संबंधी बातें भी होती हैं। तो इन सब गतिविधियों में जैसा उसके कर्म का स्वरूप होगा उसका एक पहचान बनता है। उन सब क्या क्या बनता है, एक पहचान बनता है, एक स्थान बनता है। और यह पहचान स्थान समाज के मापदंड के भी आधार पर बनते हैं। व्यक्ति का संबंध के आधार पर भी ये सब पहचान और उसका स्थान बनता है। जब मातृसत्तात्मक समाज होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक कार्यों में महिलाओं का वर्चस्व होगा। जब पितृसत्तात्मक समाज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पुरुषों का ज़्यादा वर्चस्व होगा। लेकिन याद रखिए, भले ही स्त्री पुरुष अलग अलग जन्म लेते हैं लेकिन विवाह के माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का पहचान, एक दूसरे का स्थान, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का व्यवहार निर्भर करता है। इसीलिए हम संक्षेप में अगर हम कहें तो यह जो स्त्री और पुरुष का जो पहचान है वह पहचान सिर्फ उतना उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पहचान उसके क्रिया, उसके समाज, उसके परिवेश, उसके कर्म का बहादुरी और उसकी उपलब्धि, उसका त्याग, उसकी सफलता इत्यादि अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करता है कि उसकी पहचान क्या होगी। जैसे बहुत साल, जैसे भारतीय स्वतंत्रता 1857 की क्रांति में जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वह पुरुषों से भी अधिक बहादुर सिद्ध हुई। उस समय अंग्रेज जो था अधिकारी था वो यही कहा था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई जैसा कोई एक और महान योद्धा रहा होता या महान मर्दानगी प्रस्तुत करने वाला कोई रहा होता तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता।
ऐसे ऐसे उनके विषय में, यानी महिलाओं की वीरता पुरुषों से भी आगे निकल चुकी थी। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि इन सब बातों के संकेत या समझाने के बावजूद भी स्त्री पुरुष की पहचान, उसके कर्म, उसकी उपलब्धि, उसका स्थान, उसका दृष्टिकोण, उसके विचार, उसके त्याग, उसकी सफलता इत्यादि अन्य चीज़ों पर भी स्त्री पुरुष की पहचान निर्भर करती है। मुझे उम्मीद है कि लिंग पहचान यानी स्त्री पुरुष की पहचान को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।